जीवन में यदि हम दुख का कारण खोजें तो दुख कहीं बाहर नहीं है। दुख कहीं बाहर से पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। ये दुख बाहर से भीतर की तरफ नहीं बहता। यदि हम दुखी होना न चाहें तो बाहर से कोई कितना भी हिलाकर देख ले, वो हमको दुख में ला नहीं सकता। दुख की प्रक्रिया बाहर से भीतर नहीं बल्कि भीतर से बाहर की तरफ होती है। दुख हमारी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं, तुलनाओं के आधार पर पैदा होता है। यदि इच्छा नहीं, वासना नहीं, अपेक्षा नहीं, तुलना नहीं, तो दुख भी नहीं है। भला दुख कैसे हो सकता है? दुख के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए, और कारण भी ऐसा चाहिए जो मेरे से जुड़ा हुआ हो। और जो कारण मेरे से जुड़ा है, जब उस कारण के साथ हम बाहर की चीजों को जोड़ते हैं और जो कारण मेरे से जुड़ा है उसमें हलचल पैदा होती है, तो दुख पैदा होता है। यदि हम देखें तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, और इन इच्छाओं, इन वासनाओं, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें बाहर का कोई चाहिए। कोई व्यक्ति चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई स्थान चाहिए। हमें बाहर से कुछ चाहिए। जब तक वो बाहर का हमारे साथ नहीं होगा, तब तक ये जो दुख है आ नहीं सकता। तो दुख के लिए यदि हमने कोई इच्छा पैदा की, कोई अपेक्षा की, तो उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अब हम किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं कि ये मेरी अपेक्षा पूरा करे। यदि धन की अपेक्षा है, इच्छा है, तो अब हम व्यापार की तरफ जाते हैं और वहां से अपने धन की जो इच्छा थी उसको पूरा करने में आगे बढ़ते हैं। यदि हम समाज में प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो हम समाज की तरफ जाते हैं और वहां से प्रतिष्ठा चाहने लगते हैं। फिर हम एक घर की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि हम परिवार की तरफ देखते हैं तो परिवार के लोगों से कुछ अपेक्षाएं करने लगते हैं कि वो इस तरह से मेरा सहयोग करें। यदि शरीर के स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं तो शरीर की तरफ देखने लगते हैं और चाहते हैं कि शरीर मेरा स्वस्थ हो जाए। अपेक्षाएं हम हमेशा बाहर से करते हैं और बाहर के कारण से उन अपेक्षा तो हम करते हैं, इच्छा तो हम करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जैसे हम चाहते हैं सामने वाला भी वैसे ही चाह रहा। जैसा हम अपेक्षा रख रहे हैं सामने वाला हूबहू वैसे ही हमारे लिए भी करना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं हमारे से, हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं उससे। यदि दोनों अपेक्षाएं आपस में जुड़ जाएं तो काम बन जाए, दो गोल जुड़ जाएं तो काम बन जाए। और दोनों ही अलग अलग हों कि बच्चे कुछ और चाह रहे हैं, माता पिता कुछ और चाह रहे हैं, दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, तो ना माता पिता की अपेक्षा बच्चे पूरी कर पाएंगे, ना बच्चों की अपेक्षा माता पिता पूरी कर पाएंगे। एक विरोध की अवस्था हमेशा बनी रहेगी और यह विरोध दुख का कारण बन जाएगा। तो अपेक्षाओं को पूरा होने के लिए सामने वाले के अंदर भी वही अपेक्षा को पूरा करने का भाव होना चाहिए। वो एक लड़का कहता है ना कि अरे वो लड़की से मेरी शादी की बात अच्छी तरह से बन गई है, 50% पूरी तरह से ओके है। तो 50% लड़के की तरफ से ओके है,
लेकिन 50% ओके होने से कुछ होगा नहीं। सामने वाले की, लड़की की भी अपेक्षा वही होनी चाहिए कि इससे शादी करनी है। दोनों अपेक्षाएं जुड़ती हैं तो सुख पैदा होता है। दोनों अपेक्षाएं विरोध की अवस्था में आती है तो दुख पैदा होता है। जैसे एक बैलगाड़ी है और उसके दो बैल, एक आगे और एक पीछे जोता हुआ है, और दोनों बैल विपरीत दिशाओं में जोड़ लगा रहे हैं, तो बैलगाड़ी का क्या होगा? ऐसे ही हमारी भी कुछ अपेक्षाएं हैं जिससे हम अपेक्षा कर रहे हैं। यदि वो अपेक्षा के साथ मेरी जुड़ा है तो उस अपेक्षा को पूरा करने में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमें हमारी इच्छाओं को, हमारी अपेक्षाओं को जो दूसरे से हमें चाहिए, पहले दूसरे को समझना होगा, दूसरे की मन की अवस्था को जानना होगा, उसकी विचार अवस्था को जानना होगा, उसके जीवन दर्शन को पढ़ना होगा, उसके आचरण को समझना होगा, और फिर देखना होगा कि वो अपेक्षा मेरी वहां से पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। यदि वो बिल्कुल ही विपरीत है और वहां से अपेक्षा पूरी हो ही नहीं सकती और हम अपनी अपेक्षा को उसी पर ही निर्भर रखें, रोज रखें, बार बार रखें, तो हमने ही अपेक्षा गलत जगह, गलत व्यक्ति से रख ली है। अब उस अपेक्षा से केवल दुख पैदा होने वाला है, उसके अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। क्योंकि वो अपेक्षा बिना सोचे समझे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक तरफा रखी गई है, और एक तरफा इच्छाएं, अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में दुख में रहता है, और जो अपेक्षा पूरी नहीं करता उससे द्वेष पैदा होता है। इसलिए हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में द्वेष के साथ जीने लगता है और किसी से द्वेष बना रहता है। और वो द्वेष यदि हम जड़ में जाएं तो पाएंगे कि उसी से है जिससे कुछ इच्छा रखी थी और अपेक्षा रखी थी। जिससे कुछ अपेक्षा ही नहीं है उससे द्वेष भी नहीं आ सकता। तो हमारी कोशिश, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम हमारे अंदर जो अपेक्षाएं प्रकट हो रही हैं, फूट रही हैं, और जिससे हम पूरा करवाना चाहते हैं, क्या वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या वो मेरा मित्र बनेगा, सहयोगी बनेगा, सहयात्री बनेगा, और मेरी इच्छाओं को, उपेक्षाओं को पूरा करने में लगातार सपोर्ट करेगा? और यदि वो नहीं करेगा तो क्या मैं उसको, उस अपेक्षा को तैयार कराने के लिए मैं उसको, उसके माइंडसेट को बदल सकता हूं, उसके भावनाओं को बदल सकता हूं, उसके प्रति मेरे अंदर जो विचार एक पनप रहा है, जो मेरी अपेक्षाओं को पूरा करने नहीं दे रहा, तो क्या उस विचारधारा में बदलाव में कर सकता हूं? क्या वो चर्चा, वो संवाद, वो बातचीत ऐसी हो सकती है कि मेरी अपेक्षा उसकी अपेक्षा बन जाए, मेरी इच्छा उसकी इच्छा बन जाए, और जब दो हो जाएंगी जिससे आप चाहते हैं, जब लड़की राजी हो जाएगी तो शादी फिर हो जाती है। लेकिन लड़की राजी नहीं है, फिर लड़का हमेशा दुखी रहने वाला है, क्योंकि वो अपेक्षा एक तरफा थी, और अधिकतर जीवन में अपेक्षाएं वन साइडेड ही होती है। हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा विचारा कि शायद वो मेरे अनुरूप चले, मेरे अनुरूप काम करे, वो मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा कुछ और होगी। यही दुख का सबसे बड़ा कारण यहां पर सामने खड़ा हो जाएगा। अब ऐसी यदि हम इस अपेक्षा को अपने बच्चों के साथ रखते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह से आपस में व्यवहार हो, अर्थात चूंकि हमेशा से ये रहा है कि जनरेशन गैप होने के कारण से विचारधाराएं हमेशा से बदलती रही,
और बदलेंगी ही बदलेंगी, इसमें कोई गलत भी नहीं, बदल ही जाती है। आज का युग अलग है, पहला युग अलग था। अब डिजिटल युग हो गया है, पूरी तरह से माइंडसेट डिजिटल हो गया है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि हम उनसे बातचीत ना करें। एक संवाद की बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया परिवार में होनी चाहिए कि बैठ के किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, जहां हमारा कोई मत है और उनका भी अपना एक मत है और मतभेद है दोनों में, तो ऐसे में हम दोनों बैठे, पेरेंट्स भी बैठे, बच्चे भी बैठे, और पहले से निर्धारित करें कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, संवाद करेंगे। तकरार नहीं, मनमुटाव नहीं, विरोध नहीं। आप अपना पक्ष गहराई से रखें, मैं अपना पक्ष गहराई से रखूं। तो दोनों पेरेंट्स भी अपना पक्ष रखें, बच्चे भी अपना पक्ष रखें, और ये प्रक्रिया लंबी चले, ऐसे चले जैसे बोर्ड मीटिंग कंपनी में चलती है, जैसे ऑफिस की मीटिंग्स चलती हैं किसी एक मुद्दे के ऊपर, वैसी ही एक लंबी प्रक्रिया यदि घर में स्वस्थ परंपरा और स्वस्थ संवाद की हम स्थापित करने में सफल हो जाएं, तो काफी हद तक जो मन मुटाव है वो दूर होने लगता है। और ये पहले से ही हम तय करें कि आज ये जो मत है आपका और हमारा, इस मत को हम गहराई से सोचेंगे। आप भी अपने जो भी पहलू हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस मत को प्रस्तुत करने के लिए वो भी रखें। हम भी इस मत को प्रस्तुत करने के लिए, हम केवल ऐसा नहीं कि हम जिद के कारण से हम कह रहे हैं कि ऐसे ही करना है, बल्कि उसके पीछे हमारा एक लॉजिक माइंड है, हमारा एक एक्सपीरियंस है। तो जो हमारा अनुभव है जीवन का, और एक हमारा लॉजिक कह रहा है, और भविष्य को देखने की जो क्षमता हमारी है, हम उसके आधार पर उन तथ्यों को सामने रखेंगे, और बच्चे भी अपने उस अनुभव के आधार पर और आज की परिस्थिति और समाज को देखते हुए अपने तथ्य सामने रखेंगे। तो एक स्वस्थ जब चर्चा, परिचर्चा और संवाद घटे, और ये भले वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, निर्भर करता है कि बातचीत कितनी गहरी है, किस टॉपिक पे होने वाली है। और जरूरी नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट आज ही निकल जाए। जज भी कहता है कि कल फिर सुनवाई करेंगे, परसों फिर सुनवाई करेंगे, लगातार हम सुनवाई करते रहेंगे जब तक कोई इसका रिजल्ट ना आ जाए। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये भाव जग जाए कि जरूरी नहीं है कि हम आज ही किसी नतीजे पे पहुंचे, तो लेकिन बातचीत की प्रक्रिया हमारी जारी रहनी चाहिए। बातचीत की और संवाद की प्रक्रिया जब बच्चों के साथ माता पिता की जारी रहती है, तो कभी मन मुटाव हो नहीं सकता। मन मुटाव तब होता है जब संवाद टूट जाता है, जब बातचीत कम होने लगती है, बातचीत केवल जो हमारे नित्य कर्म है उनके लिए होने लगती है, बल्कि बाकी बौद्धिक विकास और अनुभव और प्लानिंग के आधार पर बातचीत नहीं होती। तो वहां पर दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, और जब दूरियां बढ़ती चली जाती हैं तो उसके बाद उनकी नजदीकी आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम स्वस्थ संवाद की प्रक्रिया को एक संडे के दिन, सैटरडे के दिन, कोई एक दिन निर्धारित करें कि जैसे पहले परंपरा थी कि एक फैमिली मीटिंग होगी। ये फैमिली मीटिंग जरूरी नहीं है कि किन्हीं मुद्दों पर ही हो। ये फैमिली मीटिंग हमारे इंटरेस्ट पर हो सकती है, उनके इंटरेस्ट पर हो सकती है, किसी ना किसी ऐसी बातचीत पर जो एक लाइटनेस दे। तो जैसे जैसे हम उस बातचीत के नजदीक जाएंगे, वहां से जो निकले उसको फिर हम भी स्वीकार करें और वो भी स्वीकार करें। फिर ऐसा ना हो कि यदि बच्चों की बात हमको बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन हम अपनी ही जिद में हैं कि देवों का कहा सिर माथे पत लाना वहीं पड़ेगा, तो बातचीत का हल कुछ भी हो, लेकिन मैं तो अपनी ये बात पे ही अड़ी रहूंगा। ये इसके कारण से फिर हलचल पैदा होती है। संवाद के बाद जो रिजल्ट आए उस पर दोनों बहुत ही खुशी खुशी चल पड़े। क्योंकि क्या होगा कि यदि एक ने जिद पकड़ी है और दूसरे ने भी जिद पकड़ी है, तो विरोध की संभावना जो कि त्यों खड़ी है।
लेकिन बातचीत के बाद एक ने यदि जिद पकड़ी है और दूसरा भी उसकी जिद में ही शामिल हो रहा है, तो अब विरोध की संभावना खत्म हो गई है, क्योंकि उसकी जिद तथ्यों के आधार पर थी, उसका कुछ फाउंडेशन था, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। शायद हम बच्चों के प्रिंसिपल्स नहीं देख पाते, शायद बच्चे हमारे प्रिंसिपल्स नहीं देख पाते, शायद हमारा पास्ट का अनुभव बहुत ही ज्यादा मजबूत है, शायद बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग बहुत मजबूत है। बुजुर्गों में जब उम्र बढ़ती है तो पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, वो उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। और बच्चों में कल को पढ़ लेने की संभावना, इसलिए स्टार्टअप जो है वो यंग एज के बच्चे करते हैं, वो पहले से ही देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो यदि फ्यूचर और पास्ट दोनों को जोड़ दिया जाए और जोड़कर कुछ एक नया, कि पास्ट के अनुभव भी आ गए और फ्यूचर की प्लानिंग भी वहां पर आ गई, दोनों को सामंजस्य करते हुए जब कोई एक नया विचार सामने आता है, तो वो विचार अपेक्षा नहीं है, वो विचार मंथन से निकला है। अपेक्षा एक तरफा होती है और एक तरफा सुखद अनुभूति कभी नहीं होती, एक तरफा केवल थोपा जाता है, इसलिए विरोध जगता है। बच्चों से अपेक्षाएं हमें नहीं होनी चाहिए, बच्चों से संवाद हो और जो भी बेहतर 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 निकल कर आए वो कार्य हो। हम कहें नहीं बच्चों, हम तो तख्ती पे ही लिखते थे, तुम भी तख्ती पे ही लिखो। हम तो कलम दवात से काम करते, तुम भी वैसे ही करो। हम झोला लेके स्कूल जाते, तुम भी वैसे ही जाओ। हम तो नदी पार करके जाया करते थे, तुम भी वैसे ही जाओ। तो ये तो थोपने की बात हो गई अपनी बातों को। आज का समय वो समय रहा नहीं। तो आज का समय के अनुसार यदि हम भी थोड़े से अपने आप को बदलाव लें, तो थोड़े से वो भी बदलाव करें। एक कदम वो चले तो एक कदम दूसरा भी चलेगा। हम न चलना चाहें और हम चाहें कि वही मेरे अनुरूप कदम चले, तो फिर वहां पर विरोध बहुत खड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, उसको हम बच्चे न माने। वो बच्चे तब तक थे जब तक उनको सोचने समझने की शक्ति बायोलॉजिकल लेवल पर डेवलप नहीं हुई थी। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, तो अब ऐसा हम नहीं पक्का करें कि ये मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं हूं ऐसे ही वो है। तो जब समानता के साथ हम व्यवहार करते हैं तो वहां पर विरोध नहीं होता, और जब विषमता के साथ व्यवहार किया जाता है तो विरोध पैदा होता है। हम कहें हम ही बड़े हैं और हमारी उम्र ज्यादा है, इसलिए तो आप हमारी सारी बातें माने, तो उसमें एक हमेशा से विरोध की अवस्था आज से नहीं, हजारों सालों से हमेशा ही ऐसी बनी आई है। माता पिता के साथ बच्चों का जो संबंध है वो हमेशा से परशुराम जैसा रहा है, विरोध वाला रहा है, द्वेष और तकरार वाला रहा है। अमीर हो या कोई भी तबका हो, क्योंकि वहां पर पकड़ की, हमेशा बच्चों की तरफ पकड़ की हमारी पेरेंट्स की एक वृत्ति होती है। वो पकड़ना चाहते हैं, लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, अपने चरणों की तरफ उनके चरण बढ़ाना चाहते हैं, अपने कदमों की तरह उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक पारंपरिक व्यापार होता है कि वो वैसे ही चलेगा, तो हम भी कुछ ऐसे ही करने लगते, नतीजा होता है बच्चे अपनी राह ले लेते। हमें बच्चों को साथ रखना है। हम व्यापार या कुछ और बातों को ताकत दे देते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। व्यापार तो मजबूत हो जाता है लेकिन बच्चे साथ नहीं रह पाते। महत्वपूर्ण है कि यदि वो साथ हैं और उनको हम साथ करने में सक्षम हो गए, तो व्यापार कम भी हो रहा हो, बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और यदि बच्चे साथ नहीं, तो बढ़ा हुआ व्यापार भी घटने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि एक हमारे अंतरतम में विरोध की अवस्था एक नई खड़ी हो गई है, और विरोध की अवस्था के साथ जब हमारा मन चलता है तो हम व्यापार को तरक्की नहीं दे सकते।
इसलिए घर महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कि घर में हमने किस प्रकार से लोगों को, पत्नी हो, बच्चे हो या और लोग हो, उनको साथ लेने की क्षमता हमने कैसे डेवलप की है। यदि वो डेवलप हो जाए, कई बार हमें झुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वहां हमारा अहंकार सामने पेश ना हो। जब हम झुकने को तैयार हैं तो वो भी झुकने को तैयार है, जब हम झुकने को तैयार नहीं तो वो भी झुकने को तैयार नहीं। जब हम एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं तो दूसरे भी आगे बढ़ने को तैयार रहते ही हैं। विरोध नहीं हो सकता, संवाद हो, चर्चा हो, लेकिन संवाद ना हो, थोपा जाए, जिद में कहा जाए कि जो कह दिया वही होगा, वही पत्थर की लकीर है, तो ऐसे में लचीलापन ना होने के कारण से लकड़ी टूट जाती है। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ रहा है, समझो कि अभी उसकी बुद्धि का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। यदि बच्चे अकड़ने लगे तो बुद्धि और विकसित होनी चाहिए, अभी लचीलापन नहीं आया। माता पिता अकड़ने लगे तो समझो कि अभी बुद्धि में और ज्ञान चाहिए, क्योंकि लचीलापन नहीं आया। लचीलापन जब आता है तो टूटने की संभावनाएं खत्म हो जाती है टहनी की, और यदि वो सबसे पहले पेड़ जो सीधे रहते हैं वही काटे जाते हैं। तो हमें भी जिद या किसी भी अपने मत को कहा कि यही ऐसे ही करो, थोपने की प्रक्रिया विरोध पैदा करेगी। लेकिन जब हम चर्चा, परिचर्चा और संवाद करके मंथन करेंगे और उसमें से जो भी सबको सही लगेगा, हम सब उस पर चलेंगे। तो ये एक स्वस्थ प्रक्रिया बच्चों के साथ जब हम लेकर आते हैं तो आप पाएंगे कि अपेक्षाएं खत्म है। हम अपेक्षाएं ना करें, हमारी अपेक्षाएं खड़ी हैं, हम उनके विकास में सहायक हो, उनका विस्तार कैसे हो। हम तो अपने जीवन को जैसे जिया, बहुत मजे में जिया है, अब बच्चों का जीवन भी किस तरह से ऊंचाइयों के साथ हो, हम उनकी ऊंचाइयों को पाने के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं, हमारी कोशिश वो सपोर्टिंग हैंड की हो। बस ऐसे में सपोर्टिंग हैंड पर हम ज्यादा ध्यान ये रखते हैं कि वो बिखर ना जाएं, गलत दिशा ना ले लें, कोई गलत संगत ना हो, गलत संग के कारण से, गलत आचरण के कारण से वो परिवार की मर्यादाएं और व्यापार पर ध्यान ना दे, ऐसा ना हो जाए। तो इसका हम ध्यान रखते हैं, उस संगत से बचाव करते हैं। उसके अलावा यदि हम हर पक्ष में बचाव करने लगे, जैसे एक माली यदि पौधे के ऊपर हमेशा से बचाव करने लगा, ऊपर से तिरपाल डाल के ही रखे, तो पेड़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि बचाव किया जा रहा है। उसका विकास तो तब होगा जब वो खुद ग्रो करे। खुद बच्चे घूमने जा रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं, और कहीं फेल हो रहे हैं डिसीजन में, तो वो सीख रहे हैं। क्योंकि गलती जब होती है तो कुछ सिखाती है। जिसने कभी गलती ही नहीं की वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और बच्चे यदि कुछ गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब एक स्टेप और आगे बढ़ते जा रहे हैं। गलती दोबारा एक जैसी ना हो, हर बार नई गलती हो, और हर गलती कुछ सिखाकर चली जाए, तो बुद्धि का विकास हो रहा है। हम कई बार बच्चों को कहते हैं गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, वहीं से ही हम उनके विकास को रोक रहे। हमने भी गलतियां की थी, अनेक गलतियां की थी, इसलिए आगे बढ़ पाए। व्यापार के स्तर पर भी अनेक गलतियां यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो की होंगी, इसलिए व्यापार आज तक आज बढ़ा है, विस्तार हुआ है उसका। तो बच्चों को भी हल्की फुल्की गलतियां करने दो, उनको गिरने दो, उठ जाएंगे। बच्चा जब छोटा होता है तो गुटलियों चलता है, फिर खड़ा होता है और गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। और माँ बाप कह रहे बेटा तू तो बार बार गिर रहा है, तू बैठ ही जा, और उसको खड़े ही ना होने दे तो वो जीवन भर कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। गिर गिर के ही वो खड़ा हो सकता है, गिर गिर के ही वो दौड़ सकता है। तो गलतियां कौन सी हो रही है, इसकी नजर हमारे तरफ हो, हम देख रहे हो कि कौन सी गलतियां कर रहे हैं,
वो गलतियां जो उठाए वो ठीक है, चलेंगी, लेकिन वो गलतियां जो गिराए वो ठीक नहीं। एक गलती ऐसी है कि बच्चा व्यसन की तरफ जा रहा है, वो गिरा देगी। एक गलती ऐसी है कि बच्चा कुसंग की तरफ जा रहा है, वो गिरा देगी। लेकिन एक गलती ऐसी है कि बच्चा व्यापार में कोई निर्णय ले रहा है, वो गिराएगा नहीं, वो उठाएगा। लेकिन वहां पर हमारी एक पैनी नजर हो, पारखी नजर हो, एक दृष्टा भाव हो, एक साक्षी भाव हो, कोई बात नहीं, सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे। सीखने की प्रक्रियाएं हमेशा गिरकर ही होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में ही होती हैं। और इसके लिए यदि संवाद की प्रक्रिया भी हम बनाए रखें तो वो और स्वस्थ परंपरा हम एक परिवार में डाल लेंगे। तो संवाद में यदि ऐसा लगता है कि सामने वाला पक्ष बैठ नहीं रहे हैं, संवाद करना नहीं चाहते, तो ऐसे में अब एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि वो संवाद की तरफ आगे बढ़े। एक रिसीव माइंड जब हो, तब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो उस संवाद का हिस्सा बने। और संवाद में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले ही गहन मुद्दों पर संवाद करना शुरू कर दें। संवाद की प्रक्रिया हमेशा हल्की फुल्की होनी चाहिए। जब छोटे छोटे संबंध हमने बनाए हैं परिवार के सदस्यों से, छोटे छोटे बातों में डिस्कशन हो रहा है, तो बड़ी बातों में भी डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। जब छोटे ही संवाद हमारे नहीं होते तो बड़े संवाद कभी हो नहीं सकते। तो बड़ा संवाद स्थापित करने के लिए सबसे पहले छोटा संवाद और उसकी जो चाह रहा है उसकी हां में हां मिलाते हुए धीरे 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 उसको वहां से निकालते हुए, एक कला यही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद थोड़ी करना चाहता था, वो तो हथियार डालकर बैठ गया था, वो तो मोह की बात कर रहा था, वो तो चर्चा भी नहीं करना चाह रहा था, वो तो डिप्रेस हो गया था, वो तो कह रहा था नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध। लेकिन भगवान ने धीरे 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 एक संवाद स्थापित किया और बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी उनको संवाद को स्थापित करने में। भगवान श्री कृष्ण वन साइडेड केवल आत्मा की चर्चा करते जा रहे, चर्चा करते जा रहे, चर्चा करते जा रहे, लेकिन वो उस पर नहीं टिक रहा था, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। धीरे 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 जब एक तरफ संवाद बढ़ता चला गया तो अर्जुन के अंदर भी वो संवाद का भाव प्रकट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफा ने छोड़ा नहीं संवाद को। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चे यदि उस संवाद का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो फिर हम आगे कभी संवाद ही नहीं करते, और धीरे धीरे जो संवाद था वो भी कम करते चले जाते। संवाद को बढ़ाना होगा, घटाना नहीं। भले वन साइडेड हो, सामने वाला नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन फिर भी हमारा संवाद जारी हो। क्योंकि संवाद में कुतर्क नहीं है, वितंडावाद नहीं है। संवाद में तो केवल एक प्रेम है और प्रेम से अपनी बात को प्रकट करना है। तो वो जो संवाद की प्रक्रिया है उसको हमें बढ़ाना, उसको और विस्तार देना, बल देना, और ये तब हो जब वो रिसीव माइंड हो। तो रिसीव माइंड होने पर ही संवाद किया जा सकता है। यदि रिसीव माइंड नहीं है तो संवाद करना बेकार है। तो रिसीव माइंड हो सकता है बच्चे 1 महीने में एक बार हो, तो जिस दिन हो उस दिन संवाद चूकना नहीं। जरूरी नहीं कि वो रोज हो, वीकली हो सकता है 6 महीने में कभी एक बार हो। तो जब भी है हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना होगा कि बाल्टी जब सीधी हो उसी समय पानी भर दो। वो कब सीधी हो ये कह नहीं सकते, लेकिन यदि एक बार उसमें पानी भर गया तो भर गया तो भर गया। संवाद यदि 6 महीने में भी जगा और वो पूरी तरह से संवाद हो गया तो हो गया तो हो गया। अब उसकी धैर्य हमारे अंदर भी हो, उसका उतावलापन ना हो कि हम एकदम अपनी बात कह दें, क्योंकि इस तरह से उतावलेपन से संवाद ही टूट जाता है और ये टूटा हुआ संवाद कभी जुड़ नहीं पाता, क्योंकि बच्चे भी ऐसा समझने लगते हैं कि शायद ये अपनी बात थोपेंगे। उनकी बात
जिसको अपने साथ लेकर आना हो, उसके लिए वो जो गाना है ना, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। किसी को अपना बनाना हो तो जो उसको पसंद है वो बात करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जो आपको पसंद है और वो बात करना शुरू कर देगा। ये संवाद है। अर्जुन को मोह पसंद था तो अर्जुन ने मोह की बात की। भगवान श्री कृष्ण को आत्मा पसंद थी तो उन्होंने आत्मज्ञान की बात की। दोनों ने अपनी अपनी बातें की। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को सपोर्ट किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी तरह से लेकर चल दिए। लेकिन यदि रिसीव माइंड ही ना बनाया जाए, तैयार ही ना किया जाए, तो अपने तरफ पक्ष में कैसे आएंगे। तो बच्चों के साथ जब बड़े होने लगे तो अब वो बच्चे नहीं है। अब वो हमारे जैसे समता के भाव में उनसे व्यवहार करना होगा। उनको जानना होगा, समझना होगा। उनको उनके मन के, उसके चिंतन, उसके मनन और उसकी विचारधारा को भी पढ़ना होगा। हम ये चाहते हैं कि वही हमारा पढ़े, हम उनका ना पढ़े, तो विरोध रह जाएगा। तो ऐसे में हमारी कोशिश एक बहुत ही बारीकी से, कुशलता से, कुशाग्रता से, बुद्धिमानी से हो कि बच्चों के विकास में हम कैसे सहयोगी हो सके, हम ये देखें। यदि इसी पल हमें ऐसा लगे कि हमारा आखिर समय है, उसके बाद बच्चे संभालेंगे, तो वो बच्चे किस तरह से तैयार हैं। हम कई बार इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि हम तो बहुत लंबा जिएंगे, किसी का कुछ पता नहीं। तो जितना भी जीवन है, एक दूसरे के साथ रहते हुए क्यों ना उस जीवन की जीवंतता का अनुभव करके दोनों आगे बढ़े। तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। कभी इसकी चली कभी उसकी चली, कभी स्व इच्छा चली कभी पर इच्छा चली, कभी पेरेंट्स की चली कभी बच्चों की चली। हो सकता है 6 बार बच्चों की चली और 4 बार पेरेंट्स की चली। हो सकता है 8 बार बच्चों की चली और 2 बार पेरेंट्स की चली, लेकिन दोनों में सामंजस्य तो हो गया। और विरोध हो और 9 बार पेरेंट्स की चले और 1 बार बच्चे की चले और विरोध खड़ा रहे, तो ऐसा चलना तो बेकार हो गया। घर में जीतना हारना होता है। घर में यदि जीत भी गए तो जिससे जीते वो द्वेष में, दुख में, परेशानी में, हताश में, निराश में आ गया, वो जीत भी बेकार हो गई, क्योंकि उसके बाद माहौल बदल जाएगा। घर का पूरी तरह से माहौल वो जीत हार जैसी दिखने लगेगी, क्योंकि वो जीत है ही नहीं। हम घर में जीतने लगते हैं, वो जीतने की प्रक्रिया बाहर हो, घर में जिताने का भाव हो। सारे लोग, घर के सब लोग हमारी तरफ आने लगेंगे, क्योंकि हम उनको जिता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं और उनकी बुद्धि को और कुशाग्र करते जा रहे हैं और सहयोगी कर रहे हैं। क्योंकि साथ बुद्धि, यदि कृष्ण अर्जुन के साथ ही ना आते तो अर्जुन को इतनी ऊंचा ज्ञान ना मिल पाता। साथ आना महत्वपूर्ण है, ज्ञान देना महत्वपूर्ण नहीं, उस लेवल पर आना महत्वपूर्ण है। संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो कोई भी बात रखी जाए सहर्ष स्वीकार हो सकती है। लेकिन यदि संवाद ही नहीं है तो एक जरा सी भी बात स्वीकार नहीं हो सकती। थोड़ी सी बात यदि कहो कि पानी पी लो तो पानी भी नहीं पिएंगे। जीवन में यदि हम दुख का कारण खोजें तो दुख कहीं बाहर नहीं है। दुख कहीं बाहर से पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। ये दुख बाहर से भीतर की तरफ नहीं बहता।